कोल्ड वॉर एरा 20th सेंचुरी का एक ऐसा दौर जिसने हमारी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी की रोल प्ले किया है। साथ ही साथ इसने डिस्ट्रक्शन की न्यू वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन से भी हमें परिचित करवाया। अगर ये वॉर मैसिव वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होती तो इससे जो डिस्ट्रक्शन होता उसे इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल और बहुत ही ज़्यादा हार्श और डिफ़िकल्ट होता। और इन्हीं कारणों की वजह से कई सारे हिस्टोरियंस कोल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में काफ़ी डेंजरस मानते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, कोल्ड वॉर टर्म कहाँ से निकला है, कोल्ड वॉर को कोल्ड क्यों कहा गया है, कोल्ड वॉर के पीछे के कॉजेज या फिर कारण क्या क्या है, कोल्ड वॉर के 2 पावर ब्लॉक्स के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, कोल्ड वॉर के मेन इवेंट्स और अरीनास के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कोल्ड वॉर एंड किस प्रकार हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कोल्ड वॉर के बारे में हर एक डिटेल का पता लग सके। थैंक यू। 20th सेंचुरी की 2 बड़ी सुपर पावर्स सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए रेस यानी वर्ल्ड लीडर कौन होगा, इसको ही कोल्ड वॉर कहते हैं, जो कि उनके रिस्पेक्टिव एलाइज द्वारा सपोर्ट भी करी जाती थी। 1947 की ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन के साथ इस कोल्ड वॉर एरा का शुरुआत हुआ और फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के साथ ही कोल्ड वॉर एंड भी हुई। लेकिन इस बीच दोनों पावर ब्लॉक्स यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स और उनके रिस्पेक्टिव एलाइज के बीच काफ़ी इंटेंस राइवलरीज और कॉन्फ्लिक्ट्स का दौर था। अब जानते हैं कोल्ड वॉर को कोल्ड क्यों कहते हैं। जिस तरह वर्ल्ड वॉर्स के टाइम जो दुश्मन कंट्रीज होती थी उनमें हैवी और मैसिव फाइटिंग होती थी, लेकिन कोल्ड वॉर्स के दौरान दोनों सुपर पावर्स सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कभी भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ जो कि काफ़ी मैसिव फाइटिंग हो वर्ल्ड वॉर्स के लेवल की। हालांकि दोनों कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व थी और उन्हें सपोर्ट भी करती थी, लेकिन दोनों कंट्रीज में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जो कि वर्ल्ड वॉर के इवेंट जितना बड़ा हो, और इन्हीं कारणों की वजह से कोल्ड वॉर को कोल्ड कहा जाता है। तो अब जानते हैं कोल्ड वॉर टर्म का यूज़ सबसे पहले कब हुआ और ये वर्ल्ड में फेमस कैसे हुई। तो 1947 में बर्नार्ड ब्राउन नाम के एक पॉलिटिकल एडवाइज़र ने एक भाषण के दौरान कोल्ड वॉर टर्म का यूज़ किया सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस के संदर्भ में। और वॉटर लिपमैन नाम के एक न्यूज़पेपर कॉल्यूमिनिस्ट ने इस टर्म को अपनी बुक द कोल्ड वॉर से पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें इसका आइडिया यानी कि कोल्ड वॉर टर्म का आइडिया कहाँ से मिला, तब उन्होंने बताया कि 1930s में फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ होने वाली ले ग्यूरे फोरिडे से उन्हें कोल्ड वॉर टर्म का आइडिया मिला। हालांकि पहले भी कोल्ड वॉर टर्म का यूज़ हो चुका था, लेकिन बर्नार्ड ब्राउन ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत यूनियन और यूएस के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन के संदर्भ में कोल्ड वॉर टर्म का यूज़ किया था। अब जानते हैं कोल्ड वॉर के कॉजेज़ के बारे में, यानी कि किन कारणों से कोल्ड वॉर हुआ था। वैसे तो कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो मेन रीजंस हैं उन्हें ही कवर करूंगा। कोल्ड वॉर का जो सबसे पहला रीज़न है वो है हिस्टोरिकल कॉजेज़। वैसे तो कोल्ड वॉर 1947 से शुरू होती है, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से ही कोल्ड वॉर के साइंस देखना शुरू कर दिए थे। तो जानते हैं वो कैसे। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम 2 पावर ग्रुप्स थे, पहला एलाइड, दूसरा सेंट्रल। एलाइड के मेंबर्स थे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जिसे बाद में यूएस ने ज्वाइन किया। दूसरी तरफ सेंट्रल के मेंबर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसे बाद में ऑटोमन एम्पायर ने भी ज्वाइन किया था। तो 1917 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड होने से 1 साल पहले रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन के चलते बोल्शेविक्स पावर में आए थे और उन्होंने रशिया के लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि उनके पावर में आते ही रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से क्विट करवा लेंगे, और उन्होंने ठीक ऐसे ही किया। फिर मार्च 1918 में रशिया और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोव्स नाम की एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत रशिया को अपनी काफ़ी सारी वेस्टर्न टेरिटरीज का कंट्रोल जर्मनी को देना पड़ा। साथ ही साथ उन्हें लगभग 1 मिलियन जर्मन सोल्जर्स को वेस्टर्न फ्रंट पर रिलीज करना पड़ा। इसके बाद रशिया ने अपने बाकी के एलाइज यानी कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को काफ़ी वॉर एसेंशियल गुड्स जैसे कि फूड, फ्यूल ये सप्लाई बंद कर दिया, जिसके चलते इन एलाइज को ऐसा लगने लगा था कि अब रशिया जर्मनी की हेल्प कर रहा है वर्ल्ड वॉर 1 को जीतने के लिए। लेकिन सेंट्रल पावर्स हार गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर 1918 में यानी कि सेंट्रल पावर्स को हराने के बाद
विंस्टन चर्चिल, जो कि एक इंपीरियलिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने रशिया के एंटी बोल्शेविक्स या फिर वाइट कॉलर्स को सपोर्ट किया ताकि वो बोल्शेविक रेजिम को रशिया से हटा सके, एज वो कम्युनिज्म को काफ़ी हेट करते थे। इसके बाद जापान, फ्रांस और अमेरिका ने भी सोवियत यूनियन या फिर रशिया में इन्वेजन किया वहाँ की बोल्शेविक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। हालांकि वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं रहे और रशिया के जो बोल्शेविक्स या फिर कम्युनिस्ट थे उन्होंने पूरे रशिया फेडरेशन को कंट्रोल में लिया और काफ़ी सारी टेरिटरीज जो कि रशिया की लॉस्ट हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, उन्हें भी वापस अपने कंट्रोल के अंडर ले आए थे। जब सोवियत यूनियन में इन्वेजन फेल हुआ तब वेस्टर्न पावर्स ने सोवियत यूनियन को इंटरनेशनली अलग थलग करके रख दिया। साथ ही साथ सोवियत यूनियन के साथ अपने ट्रेड और डिप्लोमेट रिलेशंस को भी कैंसिल कर दिया। लेकिन 1933 आते आते वेस्टर्न पावर्स के मन में जो कम्युनिज्म को लेकर डर थे वो धीरे धीरे फीके पड़ने लग गए और वेस्टर्न पावर्स ने सिवाय अमेरिका को छोड़कर सोवियत यूनियन को कई मामलों में रिकॉग्नाइज करना भी शुरू कर दिया था। 1933 नवंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोवियट्स के साथ अपने रिलेशंस फिर से बेटर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। फिर लेट 1930s में जिस टाइम जर्मनी और जापान जैसी फैसिस्ट कंट्री काफ़ी एग्रेशन में थी, उस टाइम सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने वेस्टर्न पावर्स के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वेस्टर्न पावर्स की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इनफैक्ट वेस्टर्न पावर्स ने सोवियत यूनियन के बजाय नाजी जर्मनी को प्रेफर किया नेगोशिएशंस करने के लिए। 1939 मार्च ब्रिटेन और नाजी जर्मनी के बीच म्यूनिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन ने यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन से बिना कंसेंटमेंट लिए चेकोस्लोवाकिया का ज़्यादातर कंट्रोल नाजी जर्मनी के हवाले कर दिया, वो भी ऐसे टाइम में जिस टाइम सोवियत यूनियन के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर जापान काफ़ी एग्रेशन में था। जब वेस्टर्न पावर्स के साथ बात नहीं बनी तब सोवियत यूनियन ने जर्मनी का रुख किया। इस बीच मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट और जर्मन सोवियत फ्रंटियर ट्रीटी साइन हुई। अब सोवियत यूनियन अपने मैप्स को भी एक्सपेंड करने लगा था, जिसके तहत उसने बाल्टिक रीजन की कंट्रीज़ एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को फोर्स किया ताकि वो सोवियत ट्रूप को अपने यहाँ स्टेशन कर सके, यानी कि वहाँ पर वो सोवियट्स को बेस बनाने की परमिशन दे, जिससे उनके वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो पाए। फिनलैंड को भी उन्होंने सेम बात के लिए फोर्स किया, लेकिन जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तब नवंबर 1939 में सोवियट्स ने फिनलैंड में इन्वेजन किया और फिनलैंड के ज़्यादातर टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। इन सब इंसिडेंट्स के चलते और सोवियत यूनियन की एग्रेशन की वजह से वेस्टर्न पावर्स को ऐसा लगने लगा था कि इस बार सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी का एलाय होगा, यानी कि जर्मनी की साइड से सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 लड़ेगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वेस्टर्न पावर्स ने सोवियत यूनियन को लीग ऑफ नेशंस यानी कि यूएन के ओल्डर वर्जन से एक्सपेल कर दिया। लेकिन जून 1941 में जब नाजीज ने सोवियत टेरिटरीज में ऑपरेशन बारबरोजा के तहत इन्वेड किया और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तब वर्ल्ड वॉर 1 के सभी एलाइज एक साथ आए और फैसिज्म और जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ लड़ने का निर्णय किया। लेकिन इस बार का जो अलायंस था उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी थी, खासकर सोवियत लीडर स्टालिन और ब्रिटेन और अमेरिका के लीडर्स के बीच का ये म्यूचुअल ट्रस्ट काफ़ी वीक था। सेकेंड कोर्स याल्टा एंड पोट्सडैम कॉन्फ्रेंसेस। याल्टा कॉन्फ्रेंस फरवरी 4 to February 11, 1945 क्रीमे यूक्रेन में ऑर्गेनाइज हुई। इस वॉर टाइम कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि नाजीज के हारने के बाद यूरोप को किस तरह पॉलिटिकली डिवाइड और रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। अभी तक नाजीज हारे तो नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन उनकी हार काफ़ी निश्चित और काफ़ी करीब थी। इस वॉर टाइम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले एलाइड लीडर्स थे सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन, अमेरिकन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल। लेकिन इस वॉर टाइम कॉन्फ्रेंस में सोवियत और ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का जो डिफरेंसेस हाईलाइट होना शुरू हो गए। इसी कॉन्फ्रेंस में सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने अमेरिका और ब्रिटेन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने नॉर्मैंडी और इटली के इन्वेजन में देरी करी, जिस कारण सोवियत आर्मी को अकेले ही नाजीज के खिलाफ भरी विंटर में संघर्ष करना पड़ा।
पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जुलाई 17 से अगस्त 2 1945 तक ऑर्गेनाइज हुई। इस वॉर टाइम कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि आगे की वॉर स्ट्रेटजीज को किस तरह से डिसाइड किया जाए। अभी नाजीज तो वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुके थे, लेकिन पैसिफिक थिएटर में अब भी वॉर कंटिन्यू थी और जापान अभी तक डिफीट नहीं हुआ था। और वर्ल्ड इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाना है, यह भी इस कॉन्फ्रेंस का एक मेजर मोटिव था। लेकिन जब सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन को अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट यानी कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा, तब अमेरिका को लेकर उनका शक और भी गहरा होता चला गया और सोवियत और अमेरिका ब्रिटेन के बीच का जो पिछली कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस हाईलाइट हुआ था वो और भी गहरा आ गया। याल्टा और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंसेस का मेजर मोटिव ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद वर्ल्ड को किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है। लेकिन आगे चलकर ये दोनों इवेंट्स वर्ल्ड वॉर के काफ़ी अहम कोज भी बने। थर्ड कोज, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बॉम्ब गिराए जाने से एक नई तरह की रेस ने जन्म लिया, जिसका नाम था न्यूक्लियर आर्म्स रेस। उस टाइम तक अमेरिका केवल एकमात्र ऐसा देश था जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब्स थे। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ये जानते थे कि सिर्फ मिलिट्री के बल पर वो यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने भी एटॉमिक बॉम्ब्स के साइंटिफिक प्रोजेक्ट इनिशिएट कराए और फाइनली सोवियत यूनियन को 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था फर्स्ट लाइटनिंग, वो मिला। और तब से लेकर 1970s के ईयर्स में दोनों सुपर पावर्स ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों सुपर पावर्स ने अपने आप को दांतों तक न्यूक्लियर वेपन से भर लिया। हालांकि दोनों सुपर पावर्स के लिए ये जो न्यूक्लियर वेपन्स थे मीन्स ऑफ डिफेंस थे, ना कि मीन्स ऑफ ऑफेंस और अटैक, और इसी वजह से ये वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर से बचा रहा। लेकिन इसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो टेंशन था वो कम होने की बजाय और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया और कोल्ड वॉर कंटिन्यू रही। फोर्थ कोज, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एंड ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। जहाँ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स एक कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक स्टेट था, तो वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेशन था। आइडियोलॉजीज के ये डिफरेंस दोनों सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर का एक बहुत ही अहम कोज बने। अभी के टाइम तो नहीं, लेकिन 1950s में कम्युनिज्म एक बहुत ही अट्रैक्टिव आइडियोलॉजी थी और वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अभी के टाइम तो सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज है जहां पर कम्युनिस्ट रजीम है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही कम्युनिज्म काफ़ी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, जिसके चलते अमेरिका को अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम होते हुए नज़र आ रहा था। फिर 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन पॉलिसी का निर्माण किया। इस पॉलिसी के चलते जो देश कम्युनिज्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे, तो ऐसी कंट्रीज़ में अमेरिका उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो कि एंटी कम्युनिस्ट हो, यानी कि कम्युनिस्ट रेजिम के खिलाफ हो, और ऐसी कंट्रीज़ को कम्युनिस्ट बनने से रोकेगा। तब से लेकर 1991 तक, यानी कि कोल्ड वॉर एरा के एंड होने तक, ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन पॉलिसी और लैक ऑफ कंटेनमेंट अमेरिका की एक मेजर फॉरेन पॉलिसी रही है। और जाहिर सी बात है कि इससे सोवियत यूनियन को काफ़ी नाराज़गी होगी, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच का तनाव एकदम क्लाइमैक्स पे पहुंच गया और 1947 में कोल्ड वॉर एरा की ऑफिशियल तरीके से शुरुआत हो गई। अब कोजेस जानने के बाद हम जानते हैं कोल्ड वॉर के पावर ब्लॉक्स के बारे में। तो जो कंट्रीज़ कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी वो मेजरली 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। एक यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज, तो दूसरी तरफ थे सोवियत यूनियन और उसके एलाइज। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज को वेस्टर्न ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोवियत और उसके एलाइज को सेकेंड वर्ल्ड, कम्युनिस्ट ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब जो भी कंट्रीज़ आप इस मैप में येलो कलर में देख रहे हैं, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी कि अमेरिका और उसके एलाइज हैं, और जो भी कंट्रीज़ आप रेड कलर में देख रहे हैं ये सोवियत यूनियन और उसके एलाइज यानी कि सेकेंड वर्ल्ड है। अमेरिका ने अपना अलायंस सिस्टम 3 मेजर ट्रीटीज से बिल्डअप किया था। पहला नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सियाटो, तीसरा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेंटो। वहीं दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था उसने वार्सो पैक्ट से अपना अलायंस सिस्टम बिल्डअप किया था। क्वेश्चन ये उठता है कि ये सुपर पावर्स अपने आप में इतनी पावरफुल थी कि इनके रिस्पेक्टिव एलाइज की कंबाइंड पावर भी इनके आसपास कहीं नहीं थी, तो इन्होंने अपना अलायंस सिस्टम क्यों बिल्डअप किया? तो इसके पीछे का सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एलाइज इन दोनों सुपर पावर्स को वॉर एसेंशियल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स प्रोवाइड कर सकते थे जैसे कि ऑयल। दूसरा, इन एलाइज की मदद से दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकती थी। तीसरा, ये एलाइज इन सुपर पावर्स को टेरिटरीज प्रोवाइड करते थे जहाँ पर ये सुपर पावर्स अपनी आर्मीज और अपने वेपन्स को स्टेशन कर सकती थी ताकि वॉर टाइम में, वॉर जोन में इन्हें ईजिली लॉन्च किया जा सके। चौथा कारण ये है कि ये एलाइज मिलिट्री एक्सपेंडिचर उठाने में इन सुपर पावर्स को मदद कर सकती थी, जिससे कि इन सुपर पावर्स की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन एलाइज की लॉयल्टी ये बताती थी कि वर्ल्ड में किस सुपर पावर की जो आइडियोलॉजी है वो बेटर है या फिर आगे चल रही है, कम्युनिज्म या फिर लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म या फिर कैपिटलिज्म। कोल्ड वॉर के टाइम इन दो पावर ब्लॉक्स के अलावा एक थर्ड वर्ल्ड भी था जिसके मेंबर कंट्रीज ना तो फॉर्मली किसी पावर ब्लॉक के साथ थे ना ही किसी पावर ब्लॉक के अगेंस्ट, और ऐसी कंट्रीज को नैम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज या फिर नॉन अलाइंड कंट्रीज भी कहा जाता है। अब इस मैप में आप जितना भी ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो या जितनी भी कंट्रीज ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये सब नैम ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं। 1961 में बेलग्रेड समिट के दौरान नैम कंट्रीज की स्थापना हुई या फिर नैम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज थी वो मेजरली एशिया और अफ्रीका से थी, ऐसी कंट्रीज जिन्हें यूरोपियन कॉलोनीज से अभी अभी आज़ादी मिली थी और वो किसी भी कंडीशन में वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि यूरोपियन कॉलोनीज ने उनके नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था और इन कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक थी। तो ऐसी कंट्रीज़ को वॉर से बचाने के लिए या कोल्ड वॉर से बचाने के लिए हमारे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का आइडिया प्रपोज किया। अब जानते हैं कि कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा डेंजरस क्यों थी। तो जो चीज़ कोल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा डेंजरस बनाती है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। अगर एक बार वर्ल्ड वॉर 3 या फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होना शुरू हो जाते कोल्ड वॉर में, तो इससे जो डिस्ट्रक्शन होता उसे इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से कोल्ड वॉर ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करी और न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि दोनों सुपर पावर्स ये जानती थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हुई तो दोनों सुपर पावर्स बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और उनकी इकोनॉमी काफ़ी बैकवर्ड चली जाएगी, जिसकी वजह से वो कोल्ड वॉर को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ ह्यूमन रेस को भी न्यूक्लियर वॉर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था और दोनों की रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से कभी भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन दोनों सुपर पावर्स पीछे हटने को भी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक को बढ़ाना कंटिन्यू रखा और इनके बीच का टेंशन बढ़ता चला गया और कंटिन्यू अभी भी एंड नहीं हुई। हालांकि 1970s में दोनों सुपर पावर्स ने काफ़ी न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए आर्म्स कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई और इस दौरान काफ़ी सारी ट्रीटीज़ भी साइन हुई, जिनमें से जो मेजर ट्रीटीज़ है वो है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तीसरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और भी कई सारी ट्रीटीज़ इस बीच साइन हुई। हालांकि सोवियत अफगान वॉर के स्टार्ट होते ही ये सब किए किराए पर पानी फिर गया। कोल्ड वॉर के टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर इवेंट्स भी हुए हैं जिसमें दोनों सुपर पावर्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व थी, जिनमें से सबसे मेजर है 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसने दोनों सुपर पावर्स को न्यूक्लियर वॉर की वर्ज पर ला खड़ा कर दिया था। लेकिन थैंकफुली कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कॉन्गो क्राइसिस, कोरियन क्राइसिस, बर्लिन ब्लॉकेड क्राइसिस, ये कुछ ऐसे मेजर क्राइसिस है जहाँ पर दोनों सुपर पावर्स बिल्कुल फेस ऑफ में आ गए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया और वर्ल्ड वॉर 3 कंटिन्यू या फिर शुरू नहीं हुई। और इन्हीं इंसिडेंट्स या फिर क्राइसिस को अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, जहां पर दोनों ने फेस ऑफ किया सुपर पावर्स ने, लेकिन अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करी, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो अब जानते हैं कि कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ।
अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं तो इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं ब्रीफली समझाऊं तो सोवियत इकोनॉमी के स्टैग्नेंट यानी कि सिकुड़ने की वजह से सोवियत यूनियन कमज़ोर पड़ने लगा और कोल्ड वॉर का एंड हुआ। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जिसमें से सबसे मेजर है लगातार प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने की वजह से सोवियत इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगे थे। इसके साथ लेट 1970s में कम्युनिस्ट की तानाशाही के खिलाफ ईस्टर्न यूरोप की जो इनकी टेरिटरीज थी, जैसे कि अर्मेनिया, अज़रबैजान और ऐसी कई सारी रिपब्लिक कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पर कम्युनिज़्म के खिलाफ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो जो रशिया के कम्युनिस्ट थे या फिर मेन जो रशियन फेडरेशन के कम्युनिस्ट थे वो इन्हें कंट्रोल कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी इकॉनमी हल्की पड़ती गई वैसे वैसे वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए और वहाँ पर जो लिबरल डेमोक्रेसी थी उसने कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट रेजिम को ओवरथ्रो कर लिया। इनफैक्ट जो रशिया जो मेन रशिया थी उसकी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो भी इंस्टेबिलिटी की दौर से गुजर रही थी और वहाँ पर भी कम्युनिज्म धीरे धीरे उसकी जड़ें जो थी वो सिकुड़ती चली गई, जिसकी वजह से सोवियत सिस्टम कोलैप्स करने लगा। और फाइनली दिसंबर 1991 में सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोरबैकोव के रेजिग्नेशन और सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक्स में डिसइंटीग्रेशन होने के साथ कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। तो लास्ट में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दें।